मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में आज मैं कहूं कि एक बड़ा सौभाग्य और एक अच्छा दिन है कि एक ऐसी शख्सियत और एक ऐसे सरलता के साथ में दिवाकर मुक्तिबोध जी, पिताजी से आपको संस्कार मिले, ऐसे कवि और ऐसे साहित्यकार और ऐसे इतिहास में अपने आप में श्री गजानन मुक्तिबोध जी को हम सब जानते हैं। मैं जब बचपन में था तो उनकी कविता पढ़ी तो मुझे लगा कि कितना क्लिष्ट लिखते हैं ये, और सरल जीवन करना बड़ा कठिन काम होता है दिवाकर भैया में, लेकिन एक पिता के संस्कार भी आए और बहुत सारी चीज़ें भी हैं और अपना एक जीवन भी है, संघर्ष किया उन्होंने, बहुत सारे अखबारों में रहे, बहुत सारा काम भी किया। एक दिवाकर भैया की अच्छी बात मुझे ये लगती है कि पत्रकार को हमेशा संतुष्ट होना चाहिए और संतुष्टता आना ही उसके जीवन का एक बड़ा काम है। कोई भी आदमी रहे अपने जीवन में अगर काम करता है तो निश्चित रूप से संतुष्ट उसको होना चाहिए। दिवाकर भैया से बहुत सारी बातचीत है, उन्हीं से सुनते हैं। दिवाकर भैया आपका स्वागत है। थोड़ा एक आपकी जर्नी जो शुरू हुई तो प्रभास जोशी जी से एक जर्नी शुरू हुई थी, वहाँ से शुरू करते हैं। शुक्रिया तपेश। जैसे कि मैं अपनी पहले चर्चा हो चुकी है, मैं उस समय साइंस कॉलेज रायपुर का स्टूडेंट था और अखबार के बारे में ज़्यादा कुछ भी जानता नहीं था, लेकिन नई दुनिया अखबार पढ़ा करता था। नई दुनिया उस समय जो है इंदौर का नई दुनिया जो रायपुर में 2 दिन बाद पहुंचता था, तो 2 दिन बाद जब पेपर हमारे हाथ में आता था तो उसमें खासकर जो स्पोर्ट्स के जो कॉलम हुआ करते थे मैं ज़रूर देखा करता था। तो एडिट पेज में एक बार मैंने देखा कि प्रभास जी का एक लेख छपा हुआ था जो भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान दौरे से संबंधित था। ये लेख पढ़ने के बाद तो इतना मैं मोहित हुआ उस लेख के ऊपर, उनके कलम के ऊपर, कि मुझे कि मैंने उसके 2-3 बार पढ़ा और फिर उसकी कतन भी काट के रख ली। और जब भी मेरे को ऐसा लगता कि पढ़ना चाहिए तो उसको फिर से पढ़ता था। तो उस पढ़ते पढ़ते फिर कई बार मुझे ये ख्याल आया कि यार कुछ अपने को कुछ लिखने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन मैं डरता इसलिए था क्योंकि मुझे ये एहसास था कि मैं हिंदी में कमज़ोर हूँ, मैं वैसे नहीं लिख सकता जैसे कि लिखा जाना चाहिए शुद्ध भाषाई शुद्धता की दृष्टि से। तो मुझे लगता था कि मैं पत्रकार तो नहीं बन सकता क्योंकि मेरे पास अच्छी भाषा नहीं है। लेकिन चूंकि प्रभास जी का लेख छपने पढ़ने के बाद मुझे थोड़ा जो प्रेरणा मिली, उस प्रेरणा के वशीभूत होकर फिर मैंने एक लेख लिखा। वो लेख था भारतीय हॉकी टीम के एक अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले के संदर्भ में था। उस पर मैंने एक पूरा टूर्नामेंट था, उस टूर्नामेंट का मैंने एक एनालिसिस किया और एनालिसिस करने के बाद में इस उम्मीद के साथ नई दुनिया अखबार में दे आया। नई दुनिया उस समय जो है वो बुढ़ापारा में हुआ करता था, देशबंधु बाद में हुआ, पहले नई दुनिया के नाम से ही उसे जाना जाता था। तो वहाँ मैं रमू श्रीवास्तव जी थे जो जिनसे मैं बहुत पहले से परिचित था, नागपुर से मैं उन्हें जानता था, घर में वो आया करते थे। तो नई दुनिया में रमू जी को मैं दे के आया, रमू भैया ने उसको रख लिया, और लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो छपेगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि शायद पता नहीं उस लायक है कि नहीं, छपने के लायक है कि नहीं है। एनीवे, दूसरे दिन जब मैंने अखबार उठा के देखा देशबंधु नई दुनिया, तो अंतिम पेज पर मेरा लिखा हुआ वो लेख जो छपा हुआ था, छोटा लेख था, बहुत बड़ा नहीं था, छपा हुआ था, लेकिन वो बायलाइन था, मेरे नाम से छपा हुआ था। तो वो मेरा पहला लेख था जो 1969 में छपा। उस लेख से फिर मुझे एक विश्वास मेरे मन में आया कि नहीं, कोशिश करके मैं अच्छी हिंदी लिख सकता हूँ। तो वहाँ से मेरी पत्रकारिता की यात्रा एक तरह से शुरू हुई। देशबंधु में उसके बाद में शुरुआत किया आपने? बाद में फिर चूंकि रमू भैया परिचित थे, रमू भैया के मार्फत फिर ललित जी से मेरी पहली मुलाकात वहीं हुई, बुढ़ापारा नई दुनिया के ऑफिस में। वो खुद भी बहुत युवा थे, खुद भी पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था। मैं साइंस कॉलेज में था, वो शायद दुर्गा कॉलेज से निकल चुके थे एमए करने के बाद में। तो फिर जब ये नई दुनिया अखबार का दफ्तर स्टेशन रोड में रोड़ावाल जी की बिल्डिंग में शिफ्ट हुआ, तो फिर मैं एक बार गया वहाँ और फिर मैंने रमू भैया से एक ख्वाहिश जाहिर की कि मैं अखबार में काम करना चाहता हूँ। तो प्रश्न ही नहीं था, तो स्वागत तो होना ही था। तो उन्हें हाँ ज़रूर आ जाओ, कभी भी आ जाओ, जब मेरे जी तब आ जाओ। तो ललित जी से भी वही फिर मुलाकात हुई। तो जब उनका खबर लगी कि मैं आना चाहता हूँ तो वो भी बड़े प्रसन्न हुए कि ज़रूर आओ। उस समय तो फिर मैंने देशबंधु तब भी नहीं हुआ था, वो नई दुनिया ही था वहाँ भी। तो मैंने वहाँ नई दुनिया शुरू की और मेरे पहले गुरु जिसे मैं कहना चाहिए वो थे राजनारायण मिश्रा जी। और राजनारायण मिश्रा जी उस समय प्रांतीय के संपादक थे, प्रांतीय खबरों को देखा करते थे। मुझे उन्हीं के हवाले किया गया बतौर प्रूफ रीडर के, क्योंकि पहले जो
अखबार में जिसे भी काम करना जो भी काम करना चाहता था, उसकी पहली शर्त यही हुआ करती थी, उसको प्रूफ रीडिंग ही करनी पड़ेगी। प्रूफ रीडिंग से शुरुआत होती थी और फिर जैसे जैसे यदि आप में यदि कोई काबिलियत है और आप कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं तो उस हिसाब से फिर आगे का काम मिलता था। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने पहले प्रूफ रीडिंग से शुरुआत की, प्रूफ रीडिंग के बाद फिर धीरे धीरे प्रांतीय खबरों का संपादन करने लगा। संपादन के बाद में फिर मुझे फ्रंट पेज में बैठाया गया। एक ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ, किस तरह के देशबंधु में ट्रेनिंग हुआ करती थी। फ्रंट पेज में उसमें अंग्रेजी की खबरें आया करती थी, अंग्रेजी। सत्येंद्र कुमार शाह जी पूरा पेज देखते थे, फ्रंट पेज के इंचार्ज थे। वो भी उस समय भी हमारा काम प्रूफ रीडिंग ही था। फिर धीरे धीरे उन्होंने वो क्लिपिंग देनी शुरू की, यूएनआई की और उसकी पीटीआई की, थोड़ा थोड़ा ट्रांसलेट करना शुरू किया। तो फिर एक समय ऐसा है कि हम खुद भी अखबार पूरा प्लान करने लग गए, ट्रांसलेट करने लग गए, बनाने लग गए। तो इस तरह से मैंने कहा शुरुआत। उसके बाद में फिर देशबंधु किया। देशबंधु के बाद में कितने समय से शुरुआत की? देशबंधु में 3 दफ़े रहा। 1969 में कुछ महीने के लिए, फिर बाद में मुझे सरकारी नौकरी मिल गई तो मैंने जो अखबार की नौकरी छोड़ दी। और हालांकि मैं नौकरी किया पार्ट टाइम जैसे ही था, पार्ट टाइमर ही था मैं। और फिर मैंने वो नौकरी शुरू की, टीचर बन गया, टीचरशिप लग गई थी मुझे। उसके बाद फिर पत्रकारिता का भूत सवार हुआ तो उतरा तो था नहीं वो, तो भूत सवार हुआ तो 1973 में दोबारा फिर गया ललित जी के पास में। मैंने कहा मैं काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं स्कूल में जाता था, सुबह की शिफ्ट स्कूल थी, मेरा कॉलेज दोपहर में था और शाम को मैं फ्री रहता। तो मैंने कहा कि मैं रात में की ड्यूटी में आया करूँगा। तो मैंने बिल्कुल ठीक, आ जाओ। फिर मैंने 73-74 मेरे ख्याल 1 साल 1.5 साल काम किया। फिर मैंने वहाँ से निकल गया। और भी दूसरे कारण थे। कारण मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती कि आपको फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोई ना कोई काम छोड़ना पड़ता है। तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर 1.5 साल रहा उस दौर में। फिर 1976 में फिर से आया ललित जी के पास में। मेरे साथ ये सबसे अच्छी बात है कि मैं जिन जिन अखबारों में मैंने काम किया, वहाँ के दरवाजे मेरे हमेशा खुले रहे। मैंने अपना पिछला दरवाज़ा कभी बंद करके नहीं गया, उसे हमेशा खुला छोड़ा। और वो जब भी कहीं भी गया तो मेरा वो हर किसी ने एक तरह से तहे दिल से स्वागत ही किया। चाहे वो नवभारत में रहा हो, चाहे अमृत संदेश रहा हो, चाहे आपका दैनिक भास्कर रहा हो। तो कहने का मतलब यह है कि मैं फिर से 1976 में मैंने देशबंधु ज्वाइन किया। फिर वो यात्रा जो शुरू हुई तो चली रही है। अब एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में 2018 से मैं काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे अखबार आप युग धर्म में भी रहे, नवभारत में भी रहे, दैनिक भास्कर के बिलासपुर संस्करण में भी आपके संपादन का अवसर मिला। छत्तीसगढ़ वाच के नाम से एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चैनल था, उसमें भी कुछ समय किया आपने। आज की जनधारा, बबन जी से लेकर अगर बात करें अमन पथ, अभी 2018 में छोड़ा आपने। बहुत सारे अखबार हैं जिस पर आपकी सेवाएं रही हैं। क्या लगता है कि भैया पत्रकार का अगर पूरा कहा जाए कि जीवन पूरा व्यतीत करने के बाद में एक सरलता सादगी के साथ में जो कही थी आपने, क्या बात लगती है कि निचोड़ में क्या कहेंगे पूरा? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो भी काम आप करते हो उसमें आपको आत्मिक संतोष मिलना चाहिए। तो मेरे साथ यही है, ऐसा हुआ कि पत्रकारिता में जब आया तो जो संतोष मुझे यहाँ मिला वो उसका कोई मतलब कोई मोल नहीं है। तो वो आत्मिक सुख जिसे करना चाहिए, काम करने का सुख जो है वो मुझे यहाँ मिला। मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं सरकारी नौकरी नहीं छोड़ता तो शायद गलती कर जाता। और ये बहुत अच्छा हुआ कि ललित जी ने मुझे 1976 में कहा कि तुम सरकारी नौकरी छोड़ो। उनका कहना था और उनके कहने के अनुसार मैंने नौकरी छोड़ दी। तुमको जो तनख्वाह वहाँ मिलती मैं तुमको यहाँ तनख्वाह दूंगा। तो उन्होंने कहा कि नौकरी छोड़ो और तुम मेरे साथ आओ। तो वो दिन था 1976 और फिर मैं। बहुत अच्छी बात है। क्या लगता है कि भैया अभी ये जो नया समय है, तो नए समय में पत्रकारिता की क्या परिभाषा क्या बोल सकते हैं कि आप कुछ बता रहे थे इसके बारे में? देखो अब क्या हो रहा है कि बहुत सारे पिछले 40-50 सालों में पत्रकारिता के तेवर बहुत बदल रहे हैं। प्रकृति बहुत बदल गई है और वो बहुत सारी परिस्थितियों के वश भी हुआ है। अब पत्रकारिता बहुत फास्ट हो गई है, बहुत तेज हो गई है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के आने के बाद में तो कोई बात ही नहीं है। वो तो तत्काल जो खबरें लोगों को मिलने लग गई है। और जबकि उसको प्रिंट मीडिया, लेकिन इसकी वजह से प्रिंट मीडिया का कोई महत्व कम हो गया ऐसा भी नहीं है। प्रिंट मीडिया अपनी जगह पर है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल जो है वो उनको अपनी जगह पर है। उसके बाद ये सोशल मीडिया हम देखते हैं। सोशल मीडिया ठीक है, सोशल मीडिया के बारे में बहुत सारे लोगों की राय अलग अलग हो सकती है।
है, और ये है भी, मतलब कुछ उसमें ऐसी खबरें रहती है कि जो कि फेक होती है, जो कि बोगस होती है। लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया ने आम आदमी को तो अखबारों के और पत्रकारिता के नज़दीक तो कर ही दिया है, बहुत नज़दीक कर दिया। अभी तो कहा जाए कि हर आदमी पत्रकार बन गया है। हर आदमी पत्रकार बन गया। जो भी सेंसेबल आदमी है, जो भी विचारशील आदमी है, वो जो कोई भी घटना देखता है, यदि उसके पास मोबाइल है तो तुरंत उसको खींचता है और भेज देता है। तो ये बात तो ज़रूर है। लेकिन अभी भी लगता है कि पत्रकारिता में स्वतंत्रता की चीज़ें अगर बात करें, अभी व्यक्ति की आज़ादी की, तो लगता है कि अभी आप देख रहे हैं कि सरकारों का बड़ा प्रभाव है, विज्ञापन है, कमर्शियलाइजेशन हो गया है, तो आज़ादी बची हुई है अभी? नहीं, आज़ादी तो नहीं बची, लिखने की आज़ादी तो नहीं बची। लिखने की आज़ादी तो ख़त्म हो गई है, और जब से ये कारपोरेट कल्चर आ गया है उसके बाद तो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अब जो पत्रकारिता जो पहले मिशन हुआ करते थे, लोग सभी बोलते भी थे मिशन, और वास्तव में थी भी, मिशन ही हुआ करता था। क्योंकि जो भी अखबार का मालिक जो भी अखबार निकालता था, वो अपने घर की जमा पूंजी खर्चे घर फूकता तमाशे वाली बात थी, निकाला करता था। और जहाँ जो लोग काम करते थे उनके लिए पैसे का मोल नहीं होता था, उनके लिए पत्रकारिता का मोल हुआ करता था। तो कम पैसे में काम किया करते थे। लेकिन अब जो स्थिति जो है वो बिल्कुल विपरीत हो गई है। अब जो है, जो भी अखबार के मालिक है एक तरह से कारखानेदार हो गए हैं, और कारखाने चूंकि उसमें प्रॉफिट व्यवसाय जो है, बिना प्रॉफिट के तो कोई व्यवसाय चलाया नहीं जा सकता, चल नहीं सकता। इसलिए प्रॉफिट के लिए फिर जो है, जो उनकी नीतियां जैसे बनती है, उस नीति के हिसाब से जो है अब जो स्वतंत्रता, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात हम कर रहे हैं, वो आज़ादी लगभग खत्म हो गई। तो क्या ये सोशल मीडिया में फिर बना रखी जा सकती है कि आदमी कुछ नहीं, सोशल मीडिया की पत्रकारिता अलग किस्म की पत्रकारिता है। तो वो कोई कंट्रोल नहीं कर सकती। मतलब देखिए क्या है, जो अखबार है या वो जो नीतियां तय करते हैं अखबार के जो मालिक हैं या अखबार के जो डायरेक्टर जो नीतियां तय करते हैं, उस नीति के हिसाब से पत्रकारों को चलना जरूरी हो जाता है, बशर्ते उसको नौकरी करना हो। या और नौकरी करना इसलिए भी जरूरी होता है कि पेट पालना होता है, परिवार पालना होता है, तो मजबूरी होती है काम करने की। तो जो है, जो काम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मजबूर होकर नीति के हिसाब से चलते हैं, काम करना पड़ रहा है उनको, लेकिन उनका दिल गवारा नहीं करता। लेकिन इसका एक ये अपन देखते हैं, इसका परिणाम इस रूप में भी हुआ है कि लेखन जो है वो लगभग बंद जैसा हो गया है। खासकर मैं तो छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता में ये कह सकता हूँ कि जो विचारशील लेखन हुआ करता था पहले के दौर में, वो लगभग खबरें सबको मिल जाती है, हर अखबार, हर पत्रकार, हर संवाददाता खबरें तो पूरी देता है, लेकिन जो विचार जाने चाहिए, एक जो घटना के पीछे घटना की जो घटनाएं होती है, जो उसके कारण होते हैं, वो नहीं है। विचारशील पत्रकारिता लगभग हमारे क्षेत्रीय अखबार से गायब हो गई है। और ये इसका परिणाम ये है कि जो पत्रकार हैं वो उनके लिए प्रायोरिटी जो है अब नौकरी हो गई है। बहुत अच्छी बात है दिवाकर भैया, बहुत सारे मन की बात कही, बहुत लंबी बात कर सकते हैं आपसे, लेकिन जैसे कि आदत है बहुत सारे लोगों की कि लंबा नहीं देख पाते हैं, सुन पाते हैं। समय दिया इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में नरेंद्र ठाकुर जी भी हैं, उनका भी धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।